ओके फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी विद अमित सर। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन से। द- तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनते हैं और उनका लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें तुमने ये पूरा इसमें जहाँ देखो वहाँ कुछ ना कुछ देख के ना सेटिंग लगा देता था। वो सब में लग गई वो सेटिंग, वो लगा तो देता, हटानी तेरे को फिर आती नहीं है। हाँ, 18 में 17 जाएगा तो 10 कैसे आएगा बेटा? 9 आएगा ना? नहीं, 9 भी कैसे आएगा? 11 आएगा ना? हाँ, वो यही आएगा बेटा। हाँ बेटा, कैसे अपने आप पीछे जा रहा है? अब क्यों नहीं जा रहा? बस बेटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ओन चैनल स्टडी विद अमित सर। तो इस चैप्टर का पार्ट 2 है ये, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, क्लास 8 का। तो इसकी शुरुआत में पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसेस है, उस इलेक्शन प्रोसेस में जो बैलेट पेपर्स होते हैं, बैलेट पेपर की जगह 2004 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसमें कि मशीन्स के द्वारा लोग अपने वोट को शेयर करते हैं। ये इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स के नाम के साथ उनका जो सिंबल रहता है वो सिंबल सामने रहता है। सिंबल का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट पीपल हैं, वो भी उसको समझ पाए। जैसे कि साइकिल सिंबल है वो समाजवादी पार्टी का है, या इस प्रकार से जितने बाकी सिंबल हैं किसी न किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रहे होंगे। जैसे बीजेपी का सिंबल आपका कमल का निशान होता है, कांग्रेस का सिंबल हाथ का निशान होता है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उनका सिंबल कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि इसमें सामने जैसे ही कोई बटन को प्रेस करते हो तो एक रेड कलर का ये जो एरो है यहाँ पे रेड कलर आएगा आपको, और साथ में यहाँ पे एक स्पीकर लगा रहता है जहाँ से बीप की आवाज आती है, जिससे कि ये माना जाता है कि आपका वोट है वो कास्ट हो गया। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डायरेक्टली यहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर से ऐड ऑन करके वोटों की काउंटिंग की जाती है। और उसके बाद अब हमारा जो सेकंड पार्ट यहाँ शुरू हो रहा है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोग और उनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। द टेको पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी द आइडिया ऑफ कंसेंट। डेमोक्रेसी की शुरुआती जो बिंदु होता है वो ये है कि कंसेंट करना, लोगों का आपस में कंसेंट का चीज का होता है कि लोगों का एक सोच विचार बनना, एक लोगों की सहमति बनना, द डिजायर उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व होना, अप्रूवल और डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें सिटीजन्स का एक अप्रूवल होना चाहिए, एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। और साथ ही डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि मतलब मान लीजिए हमारे देश की पॉपुलेशन ये 130 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, तो इतने सारे लोग पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो उस पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है।
कि लोगों का एक समूह है, वो लोगों का समूह इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा अपने जिस वोट प्रोसेस के द्वारा अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से वो लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे सुनिश्चित होता है। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली यदि हम देखें तो लोगों का डिसीजन ही है जो कि किसी लोकतांत्रिक सरकार को चूज करता है और लोकतांत्रिक सरकार कैसे काम करेगी इसको डिसाइड करता है। सिंपल सा देखिए, किसी स्टेट 7th क्लास में हमने पढ़ा था, स्टेट के लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर एमएलए का इलेक्शन है, वो किसी भी स्टेट के जितने भी एडल्ट्स होते हैं जो कि 18 और 18 से अबव एज के जो एडल्ट्स होते हैं वो वोटिंग प्रोसेस के द्वारा अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिसको हम एमएलए बोलते हैं। इसी प्रकार 6th क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि जो गांव में जो पूरी गांव के जितने भी एडल्ट्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं और ग्राम सभा के मेंबर्स मिलकर एक सरपंच को चुनते हैं और साथ ही कुछ पंचों का इलेक्शंस भी करते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा गांव से लेकर आगे तक आप पूरा देख सकते हो। उसके अलावा यदि हम शहरों की तरफ जाएं तो शहरों को हमने देखा था कि अलग अलग वो वार्ड्स में डिवाइड होते हैं और वार्ड्स में जिस मेंबर को चुनते हैं उसको हम वार्ड वार्ड काउंसलर का नाम वहां पे दिया था 6th क्लास में, यदि आपको याद हो तो 8th क्लास में इन्हीं चीजों के ऊपर आगे जाते हुए हम सेंट्रल लेवल की बात करेंगे जहां पर हम उसको पार्लियामेंट का नाम देंगे और इसके जो मेंबर होंगे उसको हम बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज। ओके, पता करो अपने इलाके का एमपी कौन है। Basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, जो यहाँ पे जो बेसिक आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी बात की गई, यानी डेमोक्रेसी का कौन सा तरीका, ये डेमोक्रेसी का तरीका है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। देखिए डेमोक्रेसी दो प्रकार की मानी जाती है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नॉर्मली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सिटीजन्स अपनी तरफ से डायरेक्टली जाकर डायरेक्टली किसी भी प्रकार की, जैसे मान लीजिए उन्हें कोई भी मुद्दे हैं उसमें वो डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, डायरेक्टली शासन चलाते हैं। तो नॉर्मली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है वो वहां पे सक्सेसफुल है जहां पर पॉपुलेशन कम होगी। सोच के देखिए, कंट्री में 130 करोड़ आपके यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से भी 80 करोड़ के आसपास लोगों के पास राइट टू वोट है जो कि एडल्ट्स हैं। तो 80 करोड़ लोग किस प्रकार से किसी कंट्री के लिए एक डिसीजन ले सकते हैं, वो शायद कभी सहमति उन्हें बन ही नहीं पाएगी और ना ही कोई इस प्रकार का सिस्टम बन पाएगा कि जहां उन सब लोगों को एक साथ बैठाकर आप इस प्रकार के डिसीजन ले पाओ। तो इसलिए जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां पर जो डेमोक्रेसी का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसमें जो इंडिविजुअल या सिटीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल या सिटीजन है जो कि अपनी वोटिंग प्रोसेस के द्वारा इन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है और यही रिप्रेजेंटेटिव बाद में इन सिटीजन्स या इंडिविजुअल्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट के सिस्टम में काम करते हैं और उनकी तरफ से डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उन सब का इन सिटीजन्स के अंदर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जिस दिन सिटीजन्स अपना ट्रस्ट यदि खो देंगे, मान लीजिए सिटीजन्स को ट्रस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर, सिटीजन्स को ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, तो फिर सिटीजन उस दिन वोट डालना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, वो इन सिटीजन्स के ट्रस्ट को कायम रखे, लोगों के विश्वास को कायम रखे। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब ये कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना अप्रूवल कैसे देता है गवर्नमेंट को। वन वे ऑफ डूइंग सो इज एज यू रीड इट थ्रू इलेक्शंस। तो एक तरीका तो आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हो कि इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा कोई भी सिटीजन या कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना अप्रूवल दे सकता है। अप्रूवल उसने कैसे दिया, जैसे मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस हुआ, इलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स उसके सामने होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स उसके सामने होते हैं। तो यदि मान लीजिए वो पर्टिकुलर अभी जैसे रूलिंग पार्टी की हम बात करें कि वो बीजेपी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, उनके जो काम है, यदि उनसे वो सहमत है तो वो बीजेपी को वोट देगा, यदि वो उनसे सहमत नहीं है तो अपोजिशन पार्टी को वोट देगा। तो इस प्रकार से इलेक्शन से पार्टिसिपेट करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर अपनी सहमति देता है एक प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर। People who elect their representative to the parliament then one from form among these elected representative form of government। अब जैसे मान लीजिए हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लेके बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 545 सीट्स है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। ओके, अब इन 545 सीट में से एक कुछ लोग होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी कहलाते हैं, कुछ लोग होंगे जो अपोजिशन पार्टी बन जाएंगे। तो एक प्रकार से रूलिंग पार्टी को भी वोट आप ही दे रहे हो और आप में से कुछ लोगों ने अपोजिशन पार्टी को भी वोट दिया होगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का करने का काम है वो भी सिटीजन्स के द्वारा ही किया जाता है कि सिटीजन अपने वोटिंग के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव आगे चलकर सरकार का फॉर्मेशन करते हैं।
द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, पार्लियामेंट हमारी संसद जो कि इन्हीं सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी है, वे सारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको कि सिटीजन या इंडिविजुअल इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चूज करते हैं। ये पार्लियामेंट क्या काम करती है? इट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, ये जो भी सरकार होती है उस सरकार को नियंत्रित करने का काम करती है, साथ ही उसे सही दिशा निर्देश देने का काम भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। In this sense, people through their chosen representative from the government and also control it. तो इस प्रकार से यदि हम इनडायरेक्टली बात करें तो वे कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी सिटीजन जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है तो एक प्रकार से वो सरकार का फॉर्मेशन भी कर रहा है और दूसरे तरीके से वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम भी कर रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम संसद की जो पूरे रोल्स हैं, जो उसके काम है, उसको डिस्कस करेंगे। ये पार्लियामेंट का बहुत ही विहंगम दृश्य है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग का आप सबने विजिट किया हुआ दिल्ली में रहने वाले बच्चों ने। तो पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स करती हैं, किस प्रकार से सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर बैठकर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये पार्लियामेंट का और विहंगम दृश्य देखिए पार्लियामेंट का। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. एक तरीके से देखें तो देखिए पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर्स को इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा आप लोगों ने चूज किया है, तो वो एक तरह से आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो एक प्रकार से जो भी वहां पे मेंबर है वो सारे के सारे मेंबर किसी सिटीजन या किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पार्लियामेंट के पास इमेंस पावर है। पार्लियामेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि 7th क्लास में पढ़ा, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जैसे इलेक्शंस होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। जैसे राज्य की विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, उसी प्रकार से हमारी लोकसभा का भी हर 5 साल के बाद चुनाव करवाया जाता है। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो पूरा देश है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्टेड 1% टू द पार्लियामेंट। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1% को आप लोग चूज करते हो अपने वोटिंग प्रोसेस के द्वारा, जो कि आपके इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सामान्यतः अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार इलेक्ट होने के बाद, दीज कैंडिडेट्स बिकेम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और एमपी। एक बार इलेक्ट होने के बाद इनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य बन जाते हैं। दीज एमपी टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट। और ये सारे एमपी मिलकर हमारी संसद का निर्माण करते हैं। ये आपकी 2019 की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अकॉर्डिंग देश को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है और डिस्ट्रिक्ट्स अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, लेकिन राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट 34 के आसपास है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट साइज 14 के आसपास है, लेकिन दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 7 है। तो डिस्ट्रिक्ट्स के बेस पे नहीं किया जाता, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए डिवाइड की जाती है कि सारे लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने का तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि पूरे देश में इक्वल लोगों को इक्वल वोटिंग पावर मिल सके। जैसे इधर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल एक है, यानी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल एक होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज्यादा है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल 25 है। ओके, महाराष्ट्र राजस्थान के कंपैरिजन में छोटा स्टेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 48 है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है राजस्थान के कंपैरिजन में। ओके, दिल्ली छोटा सा इलाका है लेकिन फिर भी यहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। हरियाणा भी छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ओके, तो इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है उनका निर्धारण जनसंख्या के बेस पे किया जाता है। ये इंडिया में पार्लियामेंट्री सीट्स, राजस्थान में 25, गुजरात में 26, दमन और दीव में सिंगल, गोवा में 2, महाराष्ट्र में 48। इसी प्रकार हम देखें अरुणाचल प्रदेश में सिंगल, नागालैंड में 1, मणिपुर में 2, और इधर मिजोरम में भी सिंगल सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है, आसाम में 14, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स, बिहार में 40 सीट्स, झारखंड में 14, छत्तीसगढ़ में 11, उड़ीसा में 21, आंध्रा में 42, तमिलनाडु में 39, पौंडीचेरी में 1। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो यदि आपको पता हो तो यूपी हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट माना जाता है। तो मैक्सिमम जनसंख्या यूपी में रहती है, इसीलिए यूपी में कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है? टोटल 80 है।
मैक्सिमम इन इंडिया। ये दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली मैप है कि 1 नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और आपका साउथ वेस्ट दिल्ली। देयर आर 7 सीट्स। ओके। अब फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट बनती कैसे था? सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का जो पहला काम है वो राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करना। तो पार्लियामेंट के नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट को 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एमसीक्यू लिए याद रखिएगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इसेंशियल पार्ट है। पार्लियामेंट नॉर्मली ज्यादातर जल्दबाजी में आप लिखते हो लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के डिफरेंट पार्ट्स पूछे जाए तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन a list is prepared showing how many MPs belong to each political party। लोकसभा इलेक्शंस पूरा होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें उन सारे एमपीज का ब्यौरा रहता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यदि सरकार का निर्माण किया जाना है, दे मस्ट हैव मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। तो उनके पास इलेक्टेड एमपीज की मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। अभी मेजोरिटी कैसे निकाली जाती है? तो सिंपल सा, मेंबर ऑफ, जैसे लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, इनमें से 443 मेंबर्स वो इलेक्टेड होते हैं। एमसीक्यू याद रखिएगा, 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2 मेंबर्स हैं, ये 2 मेंबर एंग्लो इंडियन सेक्शन के होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के मेंबर से यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कम है, तो वो अपनी साइड से 2 मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है। तो पार्लियामेंट में टोटल 543 मेंबर्स का डायरेक्टली इलेक्शंस होता है और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। मैक्सिमम संख्या पार्लियामेंट की 545 है। अब मेजोरिटी कैसे डिसाइड होती है पार्लियामेंट में? देखिए, सिंस देयर आर 543 मेंबर्स इन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स हैं क्योंकि 2 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं। तो मेंबर्स इन लोकसभा, तो मेजोरिटी के लिए सिंपल सा फार्मूला है, टोटल मेंबर डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो 543 को डिवाइड करेंगे हम तो 271.5 होता है, प्लस 1 किया 271 को, 272। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समूह या किसी भी कोलिजन के पास यदि 272 सीट्स आर देयर, तो उसके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी होगी, उसकी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बन जाएगी। अब अपोजिशन पार्टी कौन बनेगी? द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन फॉर्म। तो अपोजिशन पार्टी उसको बोलते हैं, यानी विपक्षी दल उसको बोलते हैं जो कि पार्लियामेंट में जो भी सरकार बनती है, जो भी कोलिजन की सरकार बनती है, जो उसका विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, वो सारे अपोजिशन पार्टी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और इन द विपक्षी पार्टियों में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एग्जीक्यूटिव का चुनाव करना। The executive, as you read, in a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament। और जैसा आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव वो समूह के एक लोग उस समूह को बोलते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए विभिन्न लॉज हैं उनको एग्जीक्यूट करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चैनल का पार्ट 3 है वो मैं जल्दी लेके हाजिर होता हूँ, उसमें चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।